गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, आपने पहले पार्ट में जाना कि मनुष्य ने सबसे पहले सुनना सीखा और उसके बाद बोलना। इससे भाषा का विकास हुआ। भाषा पहले केवल बोली जाती थी। भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक था, परंतु ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता हुई और भाषा का लिखित रूप भी बना। अवश्य ही भाषा को लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया और वर्णों का विकास हुआ। इन ध्वनि चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि हम इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। परिभाषा को देखते हैं हम। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए कलम। आपका कलम शब्द जो है वो वैसे तो 3 वर्ण से बना है, क जमा ल जमा म, पर जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके स्वरों के साथ, व्यंजन के साथ स्वर जरूर जुड़ा होगा। व्यंजन शब्द के साथ स्वर जरूर जुड़ा होगा, जबकि स्वर के साथ व्यंजन नहीं जुड़ता। यहाँ पे उदाहरण देखिए आप, क ल म, ये तीनों ही आपका क्या है, व्यंजन शब्द है। यहाँ पे जब हमने इसका विच्छेद किया वर्ण का तो ऐसा कुछ बना, क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ। और कथन में क जमा अ जमा थ जमा अ जमा न जमा अ, यानी कि आपका कलम और कथन ये दोनों ही शब्द आपके कुछ इस प्रकार बने कि इसके और अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। वर्ण की विशेषताएं। वर्ण ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्ण है वो ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है। वर्णों को खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि हम जो वर्ण है आपके उसको और अधिक टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते। अलग अलग भाषाओं में वर्णों का रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण रखे हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब वर्ण का विच्छेद होता है तो उस समय हमें मात्राओं को कैसे विच्छेद करना होता है। यहाँ पे आपका है सूरज शब्द। सौ जमा बड़ी ऊ की मात्रा है, इसलिए आपका यहाँ पे बड़ा ऊ जमा र जमा अ, क्योंकि आपका व्यंजन के साथ अ तो हमेशा जुड़ा होगा, इसलिए आपका अ, फिर ज के साथ में फिर से प्लस अ, तो यहाँ पे बन गया आपका सूरज। फ जमा ऊ जमा ल जमा अ, यानी कि फूल। र जमा अ जमा घ जमा अ जमा व जमा अ, यानी कि राघव। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है, यानी कि जो आपके अभी तक आपको मैंने बताया वर्ण क्या है। वर्ण आपके स्वर भी हो सकते हैं, वर्ण आपके व्यंजन भी हो सकते हैं, पर जब आपका वर्णों का व्यवस्थित रूप होगा तो उसे हम वर्णमाला कहेंगे। मतलब आपका जो वर्ण है वो ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे क के बाद ख आता है, ख के बाद ग, ग के बाद घ और घ के बाद अणा। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से है, व्यवस्थित है, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्णमाला। कुछ और उदाहरण आपके लिए। च छ ज झ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। बेसिकली हम यहाँ पे एक ही रो की और ध्यान देते हैं कि आपका ये जो लाइन है, रो है, जैसे त थ द ध न, ये कंप्लीट है, बिल्कुल व्यवस्थित है, उसमें कोई उलट पलट नहीं है, तो ये आपका व्यवस्थित है, इसलिए आपका वर्णमाला है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, दोनों ही आपके वर्ण हैं और वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52। स्वर हैं आपके अ आ ई उ ऊ ए ओ आओ अंग आ रे से ऋषि। तो ये आपको अभी लग रहा होगा कि क्या हम बच्चे वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर हाँ, ये बच्चे वाली चीज़ें ही आपकी बड़ी क्लासेस में भी शुरू होती हैं, पर हाँ, इसके लिए हमें अधिक गहन अध्ययन करना होता है। अब मैं आपको एक नई बात बताती हूँ। ये आपको लग रहा होगा स्वर है, ये जो मैंने अभी पढ़ा है, पर इसमें भी 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो आपके स्वर हैं ना व्यंजन। ये आपके हैं अयोग वाह। अयोग वाह,
ये आपने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, ना आपको जब आप फर्स्ट में थे, केजी में थे, तब आपको सिखाया होगा। तो अभी मैंने आपको बताया अंग और अह आपके अयोग वाह वाले शब्द हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है और उनकी कुल संख्या कितनी है? 52। अब आपके आते हैं व्यंजन। क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श ह अक्ष त्र ज्ञ। ये आपके व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यहाँ पे आपका स्वर चित्र में देखिए, अ आ ई उ ऊ, री से ऋषि वाला री, ए ओ औ। अब आपको ऊपर बताया मैंने कि स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चे सोचते हैं 13 है क्योंकि वो अंग और आह को भी जोड़ लेते हैं, जबकि आपके अंग और आह दोनों क्या है? अयोग वाह। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते, अतः वह वर्ण जिनकी उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए अपने दाईं हाथ की तरफ क ख ग घ ण, ये मैं आपको पहले बता चुकी, ये सब आपके व्यंजन हैं। अब इस तरफ देखिए अपने बाएं हाथ की तरफ क जमा अ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, व्यंजन को स्वर की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए आपका यहाँ पे आया है क जमा अ इक्वल टू क, क जमा बड़ा अ इक्वल टू का, क जमा ई इक्वल टू की, क जमा बड़ी ई यानी कि बड़ी की। तो यहाँ पे आपका स्वर व्यंजन के साथ हमेशा स्वर जुड़ेगा। ठीक है, आशा कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन में अंतर। अगर मैं आपसे ऐसे वर्बली पूछूं तो भी आपको पता चल गया होगा। सबसे पहला अंतर ये है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं क्योंकि उनको व्यंजन की मदद नहीं चाहिए, वो व्यंजन की मदद नहीं लेते, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। पर जो व्यंजन अस्वतंत्र ध्वनियाँ हैं क्योंकि उनको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और व्यंजन की उच्चारण की में स्वरों की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। और जो स्वर हैं हमारे मुख से जल्दी से निकलते हैं, अ आ ई, जबकि हमें क भी बोलना हो, व्यंजन का हमें क बोलना हो तो उसके साथ अ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें उसके लिए डबल टाइम लगता है। जैसे क, तो क प्लस अ, दो साउंड निकले, दो ध्वनियाँ निकली, तो उसमें हमें डबल टाइम लगा, जबकि स्वर में हमें केवल सिंगल टाइम लगेगा, जैसे अ आ ई। तो आपका स्वर में कम समय लगता है बोलते समय और व्यंजन में डबल समय लगता है बोलते समय। स्वरों के उच्चारण में हवा बिना रुके बाहर निकलती है, यानी कि हम जल्दी से बोलते हैं स्वर को, और व्यंजनों के उच्चारण में हवा रुक कर बाहर आती है। मतलब कि जब हम स्वर व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो हमारे मुख में थोड़ी सी हवा रुक जाती है और थोड़ा टाइम लगता है उस ध्वनि को बाहर निकलने में। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका अभी तक ये चैप्टर यहीं पे मैं ओवर कर रही हूँ, बट आपका जो आपकी अगली क्लास होगी उसके आगे हम और पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है, अयोग वाह क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है। बहुत कुछ हमें नया जानने के लिए मिलेगा अगली क्लास में। पर अभी के लिए हम इस एक्सरसाइज के द्वारा हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन? क्या पढ़ रहे हैं हम अभी तक? वर्ण। वेरी गुड। आपका उत्तर होगा वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है, जो हम ध्वनि मुख से निकालते हैं। ध्वनि कुछ भी हो सकती है, अ जमा म जमा अ, म, तो ध्वनि म अ, ये आपकी ध्वनि है। वर्णों का व्यवस्थित रूप कहलाता है वर्णमाला, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में रहेगा तो वो कहलाएगा आपका वर्णमाला।
हिंदी में स्वरों की संख्या है, अभी बताया था मैंने आपको, स्वरों की संख्या है कुल 11। वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर या फिर व्यंजन? गुड, व्यंजन। तो बच्चों आपकी क्लास यहीं पे ओवर हो रही है आज, पर आशा है कि आपको ये पढ़ाया गया समझ आया होगा। आपका गृह कार्य यही है कि आपको जो अभी मैंने अभ्यास कार्य करवाया है, ये वाला पेज, वो आपको अपनी कॉपी में करना है और उसको याद भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।